तो हम सुपरनोवा को देख चुके हैं। अब सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कुछ फैक्ट स्टार के बारे में, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने पहले ही समझ लिया था कि स्टार क्या होता है। स्टार एक एक्सट्रीमली हॉट बॉडी है ना, विच एमिट्स इट्स ओन लाइट एंड हीट। स्टार वो होता है जिसकी खुद की लाइट होती है और खुद की हीट एनर्जी होती है, यानी खुद की हीट होती है। तो एक हॉट बॉडी है स्टार। क्या है? एक्सट्रीमली हॉट बॉडी विच एमिट्स इट्स ओन लाइट एंड हीट। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि स्टार आर नॉट परमानेंट। तो स्टार जो है परमानेंट नहीं होते, हालांकि इनका लाइफ स्पैन जो होता है बहुत बड़ा होता है, बिलियंस ऑफ ईयर्स टाइम होता है इनका, लाइफ स्पैन होता है। यानी कि तारे जो होते हैं वो बिलियंस ऑफ ईयर, कई बिलियन ईयर तक जीवित रहते हैं। ठीक है, इनका लाइफ स्पैन होता है। दूसरा, मेड ऑफ मेनली हाइड्रोजन गैसेस। तो इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि स्टार कैसे बनते हैं, है ना। तो हाइड्रोजन हीलियम गैस से क्या बनते हैं? स्टार बनते हैं। तो ज़्यादातर स्टार किससे बनते हैं? हाइड्रोजन गैसेस से। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें, फॉर्मेशन ऑफ स्टार फ्रॉम प्रोटोस्टार ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। तो हम इसको भी देख चुके हैं कि फॉर्मेशन ऑफ स्टार कैसे बनता है ना। सबसे पहले प्रोटोस्टार बनता है, यानी प्राथमिक तारा बनता है ना, इन द थर्ड आर्म ऑफ द गैलेक्सी, है ना। किससे बनता है? न्यूक्लियर फ्यूजन थे, न्यूक्लियर फ्यूजन से। और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या था? हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना ही वो क्या कहला रहा था? न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, द नियरेस्ट स्टार आफ्टर द सन इज अल्फा सेंचुरी। तो अल्फा सेंचुरी क्या है? नियरेस्ट स्टार है आफ्टर द सन। तो हमारे सबसे नियरेस्ट स्टार कौन है? सन, अर्थ से। और दूसरा जो है वो कौन सा है? अल्फा सेंचुरी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, स्टार्स अपीयर्स टू मूव ईस्ट टू वेस्ट। यानी कि स्टार्स हमें दिखाई देते हैं कि स्टार ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कि सन कहाँ निकलता है सुबह? ईस्ट में, है ना, और छिपता कहाँ है? वेस्ट में। तो हमें दिखाई देते हैं कि तारे जो होते हैं वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बट अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि अर्थ जो होती है, अर्थ रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, इसीलिए हमें तारे कैसे दिखाई देते हैं? ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। दूसरा, कि हम अपनी नेक्ड आई से 2000 से 3000 स्टार एक बार में मतलब काउंट कर सकते हैं। ठीक है, 2000 से 3000 स्टार्स। दूसरा है, एक टेलीस्कोप है जो कि मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप है, दूरबीन है ना, जो कहाँ पे लोकेटेड है? माउंट पोलोमर, यूएसए। तो माउंट पोलोमर इन यूएसए, यहाँ पे ये लोकेटेड है टेलीस्कोप। ठीक है, इससे क्या कर सकते हैं हम? लगभग 2000 करोड़ स्टार, है ना, 2000 करोड़ स्टार्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इतनी पावरफुल स्कोप है ये कि हमें क्या ऑब्जर्व करा सकती है? 2000 करोड़ स्टार्स को ऑब्जर्व करा सकती है। ठीक है, इसके द्वारा हम कर सकते हैं। दूसरा, स्टार्स जो होते हैं वो सेवरल टाइम्स बिगर देन द अर्थ। स्टार्स जो होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि अर्थ, कई सारी अर्थ समा सकती हैं एक स्टार में। हमारा सन जो है, सन में ऐसी कई हजार पृथ्वियाँ, ऐसी कई लाख पृथ्वियाँ सन में समा सकती हैं। सन इतना बड़ा है अर्थ से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, हमारा पोल स्टार या पोलरिस स्टार, है ना। तो पोलरिस स्टार या पोल स्टार क्या होता है? इसी को हम ध्रुव तारा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव तारा, या फिर इसी को नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज लाइज क्लोज एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो जो रोटेशन ऑफ द अर्थ है ना, उसका जो एक्सिस है उसके पास में ही ये लाई करता है, इसलिए हम इसको नॉर्थ स्टार बोलते हैं। ठीक है, या ध्रुव तारा या पोलरिस स्टार या फिर पोल स्टार भी इसको बोलते हैं। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आएगा तो पोल स्टार पूछेगा वो। पोल स्टार को ही ध्रुव तारा या नॉर्थ स्टार भी कहते हैं, जो हमें नॉर्थ की साइड में दिखाई देता है। सबसे हमें लगता है कि वो सबसे चमकीला तारा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट स्टार वो नहीं है, कोई और है, हम उसके बारे में बात करेंगे आगे। ठीक है, द नियरेस्ट स्टार
टू आवर सोलर सिस्टम, तो जो नियरेस्ट स्टार है ना, स्टार, वो कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम से? अल्फा सेंचुरी। कौन सा है? अल्फा सेंचुरी। तो हमारे सोलर सिस्टम में जो नियरेस्ट स्टार है सोलर सिस्टम से, वो है अल्फा सेंचुरी। कौन सा है? अल्फा सेंचुरी, जो कितना दूर है? 4.3 लाइट ईयर अवे फ्रॉम अस, यानी हमसे कितनी दूर है? 4.3 लाइट ईयर अवे फ्रॉम अस। ठीक है, तो सेकंड नियरेस्ट स्टार। अब ये लाइट ईयर क्या होता है ना, कि हम बात कर रहे हैं कि अल्फा सेंचुरी हमसे कितनी दूर है, कि 4.3 लाइट ईयर अवे। ठीक है, तो लाइट ईयर को समझ लेते हैं हम कि लाइट ईयर क्या है। अगर हम लाइट ईयर की बात करें तो लाइट ईयर क्या होता है ना? लाइट ईयर का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन 1 ईयर, यानी कि लाइट जो है वो एक वर्ष में कितना ट्रेवल करती है, उसी को हम बोलते हैं लाइट ईयर। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है लाइट एक ईयर में, 1 ईयर में, उसी को हम क्या बोलते हैं? लाइट ईयर। और लाइट की स्पीड कितनी होती है ये पता होना चाहिए आपको। लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। ठीक है, या फिर अगर मोटी मोटी भाषा में हम इसको समझें तो लाइट ट्रेवल्स 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड, यानी एक सेकंड में जो लाइट होती है वो 3 लाख किलोमीटर है ना ट्रेवल करती है। कितनी ट्रेवल करती है? 3 लाख किलोमीटर। ठीक है, तो अब ये समझ लो कि लाइट एक साल में कितना ट्रेवल करेगी, यानी एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। तो एक घंटे में कितना करेगी? 24 घंटे में कितना ट्रेवल करेगी? और फिर या फिर हम कहें कि एक साल में कितना ट्रेवल करेगी। तो जितना एक साल में लाइट ट्रेवल करेगी उसी को हम क्या बोलते हैं? लाइट ईयर। लाइट ईयर की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हम ये नहीं बता सकते कि इस जैसे कि एक स्टार और दूसरे स्टार के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो वहाँ पे हम किलोमीटर में काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे इतनी दूरी होती है कि किलोमीटर ही कम पड़ जाएंगे हमारे, तो हम उसको किलोमीटर वगैरह में नहीं माप सकते, है ना। जैसे कि अगर मैं नॉर्थ स्टार की बात करूँ तो नॉर्थ स्टार है ना, नॉर्थ स्टार का जो प्रकाश है, नॉर्थ स्टार की जो लाइट है, अर्थ तक आने में 40 वर्ष का समय लग जाता है। तो अब बताओ, लाइट की स्पीड से वो चल रहा है ना, तो लाइट एक सेकंड में ही 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर जाती है। तो अब हम एक घंटे में कितने किलोमीटर ट्रेवल करेगी, है ना। तो इसलिए हमें लाइट ईयर की ज़रूरत पड़ी। ये यूनिट होती है जो कि हम स्पेस में चीज़ों का डिस्टेंस मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। तो लाइट ईयर, है ना। लाइट ईयर सबसे छोटी यूनिट जो होती है, सबसे छोटी यूनिट, है ना, उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या बोलते हैं इसको? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, या एयू, या फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, यानी सन और अर्थ के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.5 × 10⁸ किलोमीटर। कितनी होती है वैल्यू इसकी? 1.5 × 10⁸ किलोमीटर। या फिर अगर मीटर में काउंट करें तो मीटर में 3 जीरो बढ़ जाते हैं, तो क्या होगा? 1.5 × 10⁻11 हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट है ये तो। और इससे बड़ी यूनिट जो है वो है लाइट ईयर। और लाइट ईयर की वैल्यू कितनी होती है? 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। या फिर हम बोलें कि 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, तो क्लियर है। तो लाइट ईयर ये होती है। तो एक पॉइंट दे रखा है इसमें, डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स मेजर इन लाइट ईयर। हाँ, मैंने अभी बताया था कि स्टार्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे मेजर करने के लिए वो लाइट ईयर में ही मेजर किया जा सकता है। ठीक है, वो किलोमीटर वगैरह में करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट हमारी यूनिट है मेजर करने की, उसके बारे में। ठीक है, वो कौन सी यूनिट है? अगर हम बात करें तो ये है पारसेक। कौन सी है? पारसेक। तो 1 पारसेक इज इक्वल टू
3.26 लाइट ईयर, यानी 3.26 लाइट ईयर होता है 1 पारसेक। तो ये सबसे बड़ी यूनिट है जो कि हम स्पेस में या फिर हम हमारे कॉस्मोस में इसका यूज़ करते हैं डिस्टेंस मेज़र करने के लिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टार। तो स्टार के बारे में हमने समझ ही लिया है कि स्टार क्या है ना। तो स्टार क्या है? स्टार इट हैज़ ओन लाइट। स्टार्स क्या होते हैं? इट हैज़ ओन लाइट एंड गैसियस बॉडी। तो स्टार क्या है? स्टार के पास खुद की अपनी लाइट होती है। स्टार क्या होता है? गैसियस बॉडी होता है ना। और हैज़ अ वेरी लॉन्ग लाइफ। तो हमने ये भी बात कर ली है कि इसकी बहुत बड़ी लाइफ होती है, यानी स्टार्स जो होते हैं बिलियंस ऑफ ईयर इनका लाइफ स्पैन होता है। अब हम बात करते हैं शूटिंग स्टार क्या होता है। क्या शूटिंग स्टार क्या होता है? तो शूटिंग स्टार होता है इट प्रोड्यूस लाइट व्हेन इट बिकम्स हॉट आफ्टर एंटरिंग इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, है ना। तो शूटिंग स्टार क्या होता है? ये लाइट प्रोड्यूस करता है जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही ये लाइट प्रोड्यूस करता है। इट इज़ नॉट अ स्टार, इट इज़ मेड ऑफ रॉकी मटेरियल्स। तो ये स्टार नहीं है, ठीक है। तो हम समझ रहे हैं स्टार्स और शूटिंग स्टार के बीच में डिफरेंस समझ रहे हैं। तो स्टार क्या होता है? इट हैज़ अ ओन लाइट, है ना, एंड गैसियस बॉडी, हैज़ अ वेरी लॉन्ग लाइफ। तो 3 पॉइंट हो गए इसके। लेकिन शूटिंग स्टार क्या होता है? शूटिंग स्टार कोई स्टार नहीं है। ये क्या है? ये लाइट प्रोड्यूस करता है जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है तब, ठीक है। इट इज़ नॉट अ स्टार। क्या है ये? इट इज़ मेड ऑफ रॉकी मटेरियल्स, यानी रॉक्स के मटेरियल से बना हुआ एक बॉडी है ये। लास्ट ओनली फॉर फ्यू शॉर्ट टाइम। तो ये क्या करता है? बहुत समय, कम समय के लिए, मतलब इसका लाइफ स्पेन होता है, और ये इसका लाइफ स्पेन जो होता है बहुत लॉन्ग होता है। तो इसीलिए हम कह नहीं सकते कि हम ये मतलब पता है हमें कि मतलब शूटिंग स्टार जो है स्टार नहीं है, ठीक है। स्टार अलग होते हैं, शूटिंग स्टार अलग। इसके बाद सबसे हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कॉन्स्टलेशन। क्या है? कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन क्या होता है? तो ध्यान से समझेंगे कॉन्स्टलेशन क्या होता है। मैनी ऑफ द स्टार्स अपीयर इन रिकॉग्नाइज पैटर्न विच इज़ कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस, है ना। तो हमें स्काई में बहुत तरह के कई तरीके के हमें स्टार्स दिखाई देते हैं जो एक पैटर्न बनाते हैं, एक संरचना टाइप की बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशन। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्स्टलेशन, ठीक है। कोई स्टार होंगे तो हम देखते हैं, वैसे भी हम मतलब देखते हैं जब भी रात में आकाश की तरफ, तो हमें स्काई की तरफ कि ये इस तरीके का पैटर्न बना रहा है, देखो ये इस तरीके का पैटर्न बना रहा है ना। तो ये हल्के टाइप का है ये। तो वो जो हमें पैटर्न दिखाई देते हैं, है ना, उन्हीं पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशन। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशन। तो कितने कॉन्स्टलेशन अभी तक जाने गए? तो अभी तक जो जाने गए हैं वो 88 रिकॉग्नाइज नेम अप टिल नाउ, यानी 88 को पहचाना जा चुका है अभी तक, और इनका नाम भी अभी तक पढ़ चुका है। 88 ही हैं लेकिन अभी तक, ठीक है। तो कॉन्स्टलेशन के बारे में समझ में आया। कॉन्स्टलेशन एक स्टार का ग्रुप ही होता है, एक पैटर्न होता है, तो उसी को क्या बोलेंगे? यानी कई सारे स्टार मिलकर के जो एक पैटर्न बनाते हैं उसी को कॉन्स्टलेशन बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट अगर हम पढ़ें तो फर्स्ट है अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। कौन सा है? अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन क्या है? कंसिस्ट 7 ब्राइट स्टार। अब इसके बारे में तो हमें बहुत अच्छे से पता होगा। इसमें 7 चमकीले तारे होते हैं, जिसे हम सप्तऋषि तारा मंडल भी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? सप्तऋषि तारा मंडल, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? सप्तऋषि तारा मंडल। क्या बोलते हैं इसको? सप्तऋषि तारा मंडल। अब जो अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन है इसका शेप कैसा होता है? अ बिग क्वेश्चन मार्क। कैसा होता है? एक बड़े क्वेश्चन मार्क या एक लेडल की तरह होता है। किसकी तरह? लेडल की तरह। और ये हमें कब दिखाई? या फिर लाइक अ प्लो की तरह, यानी हल की तरह भी दिखाई देता है कुछ, ठीक है। इन द मंथ ऑफ अप्रैल, है ना,
ये नदर्न हेमिस्फीयर में हमें दिखाई दे सकता है, और ये जून जुलाई में भी हमें दिखाई देता है। तो सप्तऋषि तारामंडल सबने देखा होगा, इस टाइप का होता है ये, यानी 7 स्टार होते हैं, 7 स्टार्स होते हैं इसमें। पहला है एल्केड, दूसरा है माइजर और एलियोथ, है ना, और मैग्रेस, दोबे, मेराक एंड पेगदा। तो ये क्या है, ये कुछ स्टार्स, ये वो स्टार्स हैं जिसको हम सप्तऋषि तारामंडल भी बोलते हैं, सप्तऋषि तारामंडल। पहले के एंशिएंट टाइम में लोग इसका यूज़ करके ही लोग क्या करते थे, मतलब डिस्टेंस ट्रैवल करते थे, बहुत दूर दूर जाना होता था लोगों को। तो पहले तो डायरेक्शन नहीं थी, पहले तो मैप नहीं थे, है ना, गूगल मैप तो था नहीं पहले। तो पहले यही चीज़ इनके लिए गूगल मैप के जैसी हुआ करती। तो ये इनकी दिशा देख कर के ही ये कहीं जाया करते थे, ठीक है, पहले के जो ट्रैवलर्स होते थे वो। तो ये है एल्केड, और मतलब ये नेम है इनके, तो ये नेम याद करने की ज़रूरत नहीं है, नेम तो नहीं पूछता खैर, लेकिन सप्तऋषि तारामंडल ये पूछेगा। तो इसमें 7 ब्राइट स्टार होते हैं जो बहुत चमकीले तारे होते हैं, और हम इनको आसानी से देख सकते हैं, सप्तऋषि तारामंडल या फिर अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसी के बारे में बात करें, इसमें नॉर्थ स्टार की बात करें, तो अगर हम यहाँ से एक पैटर्न बनाए, है ना, तो अगर यहाँ से सीधी एक इमेजिनरी लाइन अगर हम ऐसे खींचें, ऐसे करके, है ना, सीधी इमेजिनरी लाइन अगर हम खींचते हैं, तो कुछ दूरी पर हमें क्या मिलेगा, नॉर्थ स्टार मिलेगा। क्या मिलेगा, नॉर्थ स्टार, एक स्टार मिलेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ स्टार। तो ऐसे लोग पहले क्या करते थे, मतलब डिस्टेंस ट्रैवल करते थे। तो एक इमेजिनरी लाइन है जिससे हमें नॉर्थ स्टार के बारे में पता चलता है कि नॉर्थ स्टार कहाँ ट्रैवल करता है। तो अगर इससे डायरेक्ट एक इमेजिनरी लाइन खींचते चले जाएं, तो आगे चल के इसके सीधे पे हमें क्या मिलेगा, नॉर्थ स्टार मिलेगा। क्या मिलेगा, नॉर्थ स्टार या पोल स्टार भी जिसको हम, ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ स्टार, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कॉन्स्टलेशन जो हमारा है वो है ओरियन, है ना, ओरियन और द हंटर, ओरियन और द हंटर। ये क्या है, वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट कॉन्स्टलेशन इन द स्काई। तो वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट कॉन्स्टलेशन इन द स्काई, इट कंप्राइजेस 7 और 8 स्टार्स, 8 ब्राइट स्टार। तो इसमें 7 से और 8 के बीच में एक बहुत चमकीले तारे होते हैं। कितने तारे होते हैं, 7 to 8 ब्राइट स्टार होते हैं इस कॉन्स्टलेशन में। इसका शेप कैसा होता है, देखो इसका, देखो अब इसमें क्या होता है, इन द मिडिल, यानी कि इन द मिडिल 3 स्टार दैट अपीयर्स। तो इसमें हमें मिडिल में यानी बीच में 3 स्टार दिखाई देते हैं, 1 2 3, है ना, एज द बेल्ट ऑफ द हंटर, जो कि एक बेल्ट, हंटर की बेल्ट की तरह दिखाई देते हैं। किसकी तरह, हंटर की बेल्ट की तरह दिखाई देते हैं। और इसका शेप होता है अ फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल। तो एक क्वाड्रिलेटरल टाइप का बना रहा है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ओरियन और द हंटर, ठीक है। अच्छा, इससे ये जो 3 स्टार हमें दिखाई दे रहे हैं, ये 3 स्टार, अगर इससे हम एक इमेजिनरी लाइन खींचें, देखो ये खींची हुई है ना, तो हम एक स्टार पर पहुंच सकते हैं जिसका नाम है साइरस। क्या नाम है, साइरस। तो साइरस एक स्टार होता है जो क्या होता है, ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ द स्काई। तो हमने पिछले बात करी थी ना अभी थोड़ी देर पहले कि हम बात करेंगे कि ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है, पोल स्टार नहीं है, तो यही है वो। ब्राइटेस्ट स्टार कौन है, साइरस। तो साइरस इज द ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ द स्काई, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है, ओरियन और द हंटर कॉन्स्टलेशन में पाया जाता है, ओरियन कॉन्स्टलेशन पे पाया जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारा कैसियोपिया, नेक्स्ट है हमारा कैसियोपिया कॉन्स्टलेशन। तो कैसियोपिया कॉन्स्टलेशन क्या है, फाउंड इन द नदर्न हेमिस्फीयर। तो ये कहाँ पे पाया जाता है, नदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। कहाँ पे, नदर्न हेमिस्फीयर। अब नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर तो समझ ही रहे होगे तुम लोग, या नहीं समझ रहे हो। तो नदर्न हेमिस्फीयर का मतलब क्या है, कि यानी नॉर्थ की साइड में, ठीक है।
कैन बी लोकेटेड, जैसे हमारी ये अर्थ है तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि ये यहाँ पर हमारी अर्थ है ना, और ये इक्वेटर है हमारा, ये इक्वेटर है। इक्वेटर का मतलब यानी वो इमेजिनरी लाइन जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है। तो इस ऊपर वाले को नदर्न हेमीस्फीयर बोलते हैं और नीचे वाले को हम सदर्न हेमीस्फीयर बोलते हैं। तो इस ऊपरी दिशा में जो पाया जाता है उसे क्या बोलेंगे हम, नदर्न हेमीस्फीयर। ठीक है, तो यहाँ जो चीज़ें लोकेटेड होंगी उनको क्या बोलेंगे, नदर्न हेमीस्फीयर, और नीचे जो होगा वो सदर्न हेमीस्फीयर। ठीक है, तो कैसोपिया कॉन्स्टलेशन जो है कैन बी लोकेटेड इन द स्काई ड्यूरिंग द विंटर सीजन, है ना। तो ये इसको हम लोकेट कर सकते हैं विंटर सीजन में, एट द बिगनिंग ऑफ द नाइट, यानी जब रात की शुरुआत होती है उसी टाइम पे हम इसको लोकेट कर सकते हैं। इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप होता है डब्लू और डिस्टॉर्टेड एम की तरह। किसकी तरह, या तो डब्लू की तरह या डिस्टॉर्टेड एम जैसी होती है। तो ये मैंने बना रखा है, देखो ऐसे स्टार होते हैं इसमें। तो ये क्या है, कैसियोपिया कॉन्स्टेलेशन। इसका नेम जो रखा गया था वो एक क्वीन थी जिसका नाम था कैसोपिया, है ना। कैसोपिया जो कि ग्रीक मैथोलॉजी के हिसाब से इसका नाम पड़ा था। ग्रीक मैथोलॉजी में कैसोपिया का नाम दिया था हमने, किसको, कैसोपिया कॉन्स्टेलेशन को। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा कॉन्स्टेलेशन है वो है लियो मेजर कॉन्स्टेलेशन। तो ये ओल्डेस्ट कॉन्स्टेलेशन भी है, ओल्डेस्ट जो अभी तक नोन किया गया है पहले, सबसे पहले। ठीक है, तो लियो मेजर कॉन्स्टेलेशन ये क्या है, इसमें सेवरल ब्राइटेस्ट स्टार होते हैं, सेवरल ब्राइट स्टार्स होते हैं। इट कैन बी इजीली लोकेटेड इन स्काई, इसको इजीली लोकेट किया जा सकता है स्काई में। ठीक है, इट कैन बी व्यूड फ्रॉम द नदर्न हेमीस्फीयर जनवरी टू जून। तो जनवरी से लेकर जून तक इसको नदर्न हेमीस्फीयर में आराम से देखा जा सकता है। एज वेल एज सदर्न हेमीस्फीयर में भी देखा जा सकता है इसको। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉन्स्टेलेशन। तो मैं वही बात कर रहा था कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉन्स्टेलेशन है, दैट वर रिकॉग्नाइज ऑलमोस्ट 6000 ईयर एगो, जो कि लगभग अभी से 6000 पहले ही इसको फाउंड कर लिया गया था, खोज लिया गया था। अब ये जो कॉन्स्टेलेशन होते हैं, मैं तो एक पॉइंट और बताना चाहता हूँ कि ये जो कॉन्स्टेलेशन होते हैं, अब 88 कॉन्स्टेलेशन है। तो ऐसा नहीं है कि एक कॉन्स्टेलेशन में के 7-8 ही स्टार होंगे, है ना। इसमें हजारों स्टार्स हो सकते हैं, हजारों स्टार, है ना, लाखों स्टार हो सकते हैं कॉन्स्टेलेशन में। तो ध्यान रखना, अभी तो हम बात कर रहे हैं इनके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग कॉन्स्टेलेशन का वो पूरा हुआ। अब अगर हम आगे को चलेंगे और आगे को हम देखेंगे अपना स्टार सन। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं, तो हम अपने स्टार सन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सन क्या होता है, सन क्या है ना। तो हमने क्लास में भी पढ़ा था और अभी हम इसको दोबारा से इसको देखेंगे कि स्टार तो हमने पढ़ लिए। तो सन के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हमारा जो स्टार है, हमारा सोलर सिस्टम जिस पे टिका हुआ है वो क्या है, सन। तो सन क्या है, आवर स्टार सन। तो सन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सन क्या है, इट हैव इट्स ओन एनर्जी एंड टेम्परेचर एंड लाइट। तो स्टार के पास तो जनरली ऐसा नहीं है कि सन के पास ही है, हर एक स्टार के पास अपना एनर्जी और टेम्परेचर, लाइट होती ही है। इसके जो सेंटर है सन का, तो सन के सेंटर पे न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है अभी भी। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब हाइड्रोजन गैस जो है किस में बदल रही है, हीलियम में बदल रही है। ठीक है, इसका सरफेस टेम्परेचर जो है वो कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस, और मिनिमम टेम्परेचर, इसका एवरेज टेम्परेचर कितना होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब पार्ट ऑफ द सन के पार्ट की बात करें तो सन के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो पहला है फोटोस्फीयर। कौन सा है, फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर क्या है, विजिबल पार्ट है ये, जिसको हम देख सकते हैं। फोटोस्फीयर क्या है, विजिबल पार्ट, और यही सबसे ब्राइटेस्ट पार्ट भी होता है, और इसका टेम्परेचर कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। यानी समझो कितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है इसका। हम तो 50 टेम्परेचर पे पहुँच के ही कहने लगते हैं कि भाई इतनी गर्मी हो गई, इतनी। इसका 6000 डिग्री, बेचारा कितने टेम्परेचर में जल रहा है, कितनी गर्मी में रह रहा है। तो फोटोस्फीयर के बाद हम बात करें तो नेक्स्ट पार्ट जो है क्रोमोस्फीयर। क्या है, क्रोमोस्फीयर। तो ये क्या है, एटमॉस्फेयर ऑफ द सन। क्या है ये, एटमॉस्फेयर। हमारा भी एटमॉस्फेयर है, इसका भी एटमॉस्फेयर है। हमारा एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन पाई जाती है ना,
और नाइट्रोजन पाई जाती है जो कि ठंडी गैसेस है, और यहाँ पे क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन। किस फ्यूल से भरा हुआ है, किससे भरा हुआ है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन गैस कैसी होती है, बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल होती है, और फ्लेमेबल होगी तो क्या होगा, यहाँ पे आग लगती रहेगी कि नहीं लगती रहेगी। और हीलियम सबसे भारी होती है, इसी वजह से यहाँ पे बहुत सारे ब्लास्ट होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं, बहुत सारे ब्लास्ट। ठीक है, तो ये है क्रोमोस्फेयर। दूसरी जो है, नेक्स्ट जो है वो है कोरोना। ये क्या है, आउटर लेयर है जो कि हमें दिखाई देती है केवल इक्लिप्स के टाइम, जब सूर्य ग्रहण जब पड़ता है ना, सोलर इक्लिप्स जब पड़ता है उसी के टाइम हमें दिखाई देती है कोरोना वाली लेयर, वैसे नहीं दिखाई देती। ठीक है, अब सनलाइट की अगर हम बात करें कि सनलाइट, तो सनलाइट किससे प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियर फ्यूजन। अगर वो न्यूक्लियर फ्यूजन ही नहीं बचेगा तो सनलाइट भी नहीं बचेगी। तो न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन जो क्रिया हो रही है उसी के द्वारा सनलाइट जो है प्रोड्यूस होती है। सनलाइट को कितना टाइम लगता है अर्थ तक आने में, तो कितना टाइम लगता है, 8 मिनट 18 सेकेंड का टाइम लगता है सनलाइट को सन से हमारे पास तक आने में। ठीक है, 8 मिनट में आ जाता है। और 1 सेकेंड में कितना लाइट ट्रेवल करती है, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, है ना, 3 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है लाइट, और ये 8 मिनट में आ पाता है। कितने लाख किलोमीटर दूर हो गई पृथ्वी सन से, बताओ। ठीक है, अच्छा एक फैक्ट और है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे ईच मिनट 65 बिलियन फोटॉन्स आके गिरते हैं। क्या गिरते हैं, फोटॉन्स। तो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो फोटॉन्स से मिलकर, उसको अगर हम तोड़ें तो फोटॉन्स में पाया जाता है ना। तो 65 बिलियन फोटॉन्स गिरते हैं, है ना, कितने गिरते हैं, 65 बिलियन फोटॉन्स, जिससे कि कितनी कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, 1.96 कैलोरी, 1.96 कैलोरी। और ये फोटॉन्स कहाँ पे गिरते हैं, हम जहाँ रहते हैं ना उससे 80 किलोमीटर ऊपर, सॉरी 18 किलोमीटर ऊपर की साइड यहाँ। ठीक है, तो सन से हमें कितनी एनर्जी मिलती है, सन नहीं होगा तो सब बस ऐसे ही है। अच्छा, एवरेज डिस्टेंस क्या है ना, एवरेज डिस्टेंस क्या है सन से अर्थ का, तो एवरेज डिस्टेंस है 14.9 करोड़ किलोमीटर। कितने किलोमीटर है, तो अगर तुम्हें जाना हो तो बस बसते तो जा नहीं सकते तुम, है ना, कितना करोड़ किलोमीटर है, 14.9 करोड़ किलोमीटर। तो अगर तुम्हें जाना है तो पहले तुम्हें अपनी गाड़ी को इतनी स्पीड पे भगाना होगा कि वो लाइट की स्पीड से भाग पाए। जब वो लाइट की स्पीड से भाग पाएगी तब तुम 8 मिनट में वहाँ तक पहुँच पाओगे, 8 मिनट 18 सेकेंड। ठीक है, वैसे बस से 100 की स्पीड पे जाओगे तो तुम पहुँच जाओगे अगले जन्म में। ठीक है, अब हम बात करें जैसे एपीहीलियन यानी अपसौर। क्या, अपसौर। अब ये क्या है, ये तो एवरेज डिस्टेंस था। अब एक ऐसा टाइम भी होता है, देखो सन जो होता है ना, सन से जो पृथ्वी घूमती है, जैसे हमारा ये, अगर हम बात करें कि अगर हमारा ये सन है ना, ये सन है हमारा, ये सन, तो ये सन है ना, तो पृथ्वी जो घूमती है, पृथ्वी जो इसके अराउंड घूमती है, तो ये इक्लिप्टेड घूमती है ना। मान लो ये अर्थ है हमारी, तो अब बताओ अर्थ से यहाँ तक का डिस्टेंस ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, तो एक टाइम पे अर्थ जब यहाँ पे होगी तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा, यहाँ का डिस्टेंस कैसा होगा, बहुत ज़्यादा होगा डिस्टेंस। और अर्थ जब यहाँ पे होगी, यहाँ होगी अर्थ ये सन से, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। तो जब इसमें डिस्टेंस कम होगा तो हम कहेंगे कि ये क्या है, तो फिर इसकी एवरेज दूरी निकाल लेते हैं। तो एवरेज दूरी जो है, एवरेज डिस्टेंस जो है वो कितना है, 14.9 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, ये तो एवरेज डिस्टेंस है। लेकिन सबसे ज़्यादा डिस्टेंस, एक ऐसा टाइम भी आता है जब अर्थ दूर चली जाती है, तो सबसे ज़्यादा दूर जो जाती है वो एपीहीलियन में जाती है। एपीहीलियन का मतलब 4 जुलाई को, है ना, 4 जुलाई को। तो 4 जुलाई को इसका डिस्टेंस फिर कितना हो जाता है, अर्थ से सन का डिस्टेंस 15.21 करोड़ किलोमीटर, बस। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ जाता है।
दूसरा हम बात करें तो पेरिहीलियन यानी उपसौर, यानी 3 जनवरी को। तो ऐसा टाइम यानी कि इस जगह पे आ जाती है तब पृथ्वी जब डिस्टेंस बहुत कम होता है। बहुत कम का मतलब ज़्यादा कम नहीं, 14.7 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। और 3 जनवरी को ये होता है। अब अगर हम बात करें कि सन के पास में और कोई स्टार है, क्या सन के पास में भी कोई और स्टार है और कितनी दूर है, सन का भाई कोई है कि नहीं है। तो हम बात करें सन का रिलेटिव अगर कोई है तो वो है, सन का रिलेटिव भी है, लेकिन कौन है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। और ये कितना दूर रहता है इससे, 4.2 लाइट ईयर अवे। तो ये चाह कर भी इससे कभी नहीं मिल पाएगा, तो इसका ये रिलेटिव है, कुछ भी समझ लो इसे। तो ये 4.2 लाइट ईयर्स अवे, यानी कि 4.5 साल में 4.5